हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ आरसीसी की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। आरसीसी मैंने काफ़ी दिनों से लेक्चर बंद रख रखा था क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा था। आरसीसी में अब यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब आप लोगों का आरसीसी कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने आरसीसी में डब्ल्यूएसएम से लगभग मैं 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। डब्ल्यूएसएम मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से। जो लोग भी एलएसएम को समझना चाहते हैं उन लेक्चर्स को पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए उसमें डिटेल इलेबोरेशन है चीज़ों का। और आपके जो सिलेबस आपका जो दिया गया आरसीसी का इस बार का मॉडिफाइड सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूएसएम के जो बेसिक पार्ट हैं उनको मैंने कवर किया है पूरा। आरसीसी बाई डब्ल्यूएसएम के नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसको पहले पूरा कवर कर लें। आरसीसी बाई डब्ल्यूएसएम, क्योंकि उसमें जो भी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं और उनसे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूएसएम गायब हो चुका है। एलएसएम पढ़ना है तो पहले उसको कंप्लीट करें, क्योंकि एलएसएम में बेसिक चीजों के बारे में नहीं, कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं दोनों में, तो उनके बारे में मैंने बात पहले ही कर रखा है डब्ल्यूएसएम मेथड में, तो दोबारा उनके बारे में बातें नहीं होंगी यहाँ पे, इसलिए पहले आप उसको जाके पढ़ लें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। अभी तक एलएसएम में मैंने आपको एलएसएम में जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं, तीन लेक्चर आई थिंक हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में मैंने एलएसएम में आपको थ्योरी समझाया था कि एलएसएम क्यों अलग है। फिर उसके बाद मैंने फाइनली एक न्यूमेरिकल लगवाया था आपको। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वीडियो क्वालिटी आप लोग 360p से कम पर मत देखिएगा, नहीं तो इस पर लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आप लोग शिकायत करते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा सा मुझे न्यूमेरिकल नहीं लगाना होता, बड़े न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, इसलिए आप हमेशा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के देखिए, 360p से नीचे पर मत देखिएगा वीडियो को, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो हम लोग का है। पिछला जो न्यूमेरिकल मैंने लगवाया था वो किसी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सिखाया था आपको। आज का जो न्यूमेरिकल हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे किसका, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ये आज हम लोग का टॉपिक है, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, ठीक है। अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन में क्या दिया रहता है, ये सिंपल सा डिजाइन का, कि आपको कोई लोड दिया गया है कि किसी बीम पर इतना लोड आ रहा है और उसका इतना स्पैन है, तो उसके लिए आप डिजाइन करिए कि बीम की साइज क्या होगी और उसमें छड़ों की मात्रा क्या होगी। आप जांच भी कर सकते हैं उसका सीयर में या बॉन्ड में, दोनों में, ठीक है। जैसा कि आप डब्ल्यूएसएम में मैंने लगा के पहले ही ऐसा न्यूमेरिकल एक दिखा चुका हूं मैं डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग, तो वो डब्ल्यूएसएम की प्लेलिस्ट में। अब इसके थ्योरी में देखिए, सिंपल जैसा उसमें आपने किया था डब्ल्यूएसएम में, सेम उसी तरीके से इसमें सबसे पहले किसी बीम का जब डिजाइन करना होता है, चाहे किसी भी मेथड में, तो हमें ये पता करना होता है कि उस बीम पर मोमेंट कितना आ रहा है। मोमेंट कितना आ रहा है का मतलब कि कितना उस पर बाहर से लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो एक चीज जान लीजिए सबसे पहले कि इस बीम में कोई भी बीम हो, तो सबसे पहले हम लोग एक मान लेते हैं, देखिए लोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाहर से आने वाला सुपर इम्पोज्ड लोड और एक बीम का सेल्फ लोड। तो बताइए, जब बीम का खुद का लोड पता ही नहीं है आपको कि कितने साइज की बीम है, वही तो आपको निकालना है कि कितने साइज की बीम है। अगर आपको साइज नहीं पता है बीम की, तो आप क्या पूरा लोड कैलकुलेट कर पाएंगे कि बाहर से कितना आ रहा है, और जब पूरा लोड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो पूरा मोमेंट भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे आप क्या समझे, इससे ये समझिए कि जब भी हम लोग बीम का डिजाइन करने जाते हैं तो पहले एक हल्का फुल्का आकार एक बीम का मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि बीम इस साइज की होगी, और फिर देखते हैं कि क्या जो हम बीम का साइज माने हैं वो सही है या वो गलत है। बस ट्राई लेते रहते हैं और एक टाइम पर सही हो जाता है। अब ट्राई लेने के लिए ये नहीं कि कुछ भी मान लें, उसका एक आंकड़ा है कि आप इसके आसपास मानेंगे तो आपकी बीम लगभग सही जाएगी, और नहीं थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक आपको लोड ना पता हो डिजाइन नहीं होगा, और जब डिजाइन नहीं हुआ रहेगा तो साइज नहीं पता चलेगी, तो लोड भी नहीं पता चलेगा। तो इसमें ट्रायल और एरर चलता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक एज्यूम कर लेते हैं साइड बीम का, ठीक है ना। एज्यूम कर लेते हैं साइड बीम का, कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक क्राइटेरिया आप फॉलो कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया। आप जानते हैं कोई भी बीम के, जब भी कोई बीम, आप जानते हैं कि डब्ल्यूएसएम के कारण जो स्ट्रक्चर हम बनाते थे वो काफी भारी बनते थे, बड़े स्ट्रक्चर बनते थे, ठीक है। तो बड़े स्ट्रक्चर बनने की वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं होते थे, मतलब पतली बीम रहती तो मुड़ जाती, लेकिन बीम काफी गहरी होती थी तो मुड़ती नहीं थी। लेकिन डब्ल्यूएसएम में स्ट्रक्चर छोटा बनता है तो डर रहता है कि कहीं ज्यादा पतला तो नहीं, ताकि वो डिफ्लेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इसलिए डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया के लिए कुछ मानक बातें दे दी गई। जैसे मानक में ये बोला गया, इसको पहले, ये डिजाइन का बात नहीं है, ये पहले से ही आपको समझ लेना है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन
बचाने के लिए डिफ्लेक्शन में देखिए, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, एसएसबी हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो उसका जो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो रेशियो होता है, किसका रेशियो, एल इफेक्टिव बाई डी का रेशियो, डी मतलब गहराई, एल इफेक्टिव बाई डी का जो रेशियो होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये डिफ्लेक्शन के लिए जो बीम है एसएसबी यानी सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका एल इफेक्टिव बाई डी का रेशियो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से कम। लाइक 20 से ज्यादा का मतलब एक 600, मान लीजिए कि कोई बीम जो है वो 5 मीटर की है, 5 मीटर की है, ठीक है, और उसका हमने जो गहराई रख दिया बीम का, वो कितना रख दिया, 200 mm। तो अब इनका रेशियो देखिए, ये 5 मीटर को आप मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए, ये mm में ऑलरेडी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका रेशियो कितना आ गया, आप बताइए कितना आ जा रहा है। 200 से इसको आप कर लीजिए, इसको तो आ जाएगा 500/2, यानी कितना, सॉरी 25, आपका आ जाएगा यहाँ से 2, 50/2 यानी 25। तो ये गलत हो गया, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये गहराई थोड़ी ज्यादा रखें। मतलब अगर इस गहराई को हम 250 रखें, 200 की जगह हम 250 रखें, ठीक है, 250, तब के केस में आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि आप इसकी गहराई 250 से कम नहीं कर सकते हैं, आप 250 से ज्यादा रखेंगे तब वो उसको फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिएगा कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इतना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैं बीम बोला हूं, स्लैब नहीं बोला हूं, इसका ध्यान रखिएगा, ये बीम है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो, कैंटिलीवर बीम है तो, कैंटिलीवर बीम के लिए ये क्राइटेरिया, ये 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, 7 तक ही, उससे अधिक नहीं, उसमें 20 से अधिक नहीं, इसमें 7 से अधिक नहीं। और अगर कंटिन्यूअस बीम है तो, कंटिन्यूअस मतलब कई पार्टों पर, ये कई सपोर्ट्स पर ये कंटिन्यूअस है, कई सपोर्ट हैं इसमें लगे हुए, कंटिन्यूअस बीम है तो तब ये कभी 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 26 से। हालांकि अब ये कहेंगे कि सर इनका तो आपने बता दिया, स्लैब वगैरह का बताइए, तो एक चीज मैं बता दूं कि इसके लिए आपके बुक में चार्ट तो मैं पूरा बना दूंगा कि स्लैब का कितना होगा, लेकिन एक चीज जान लीजिए, सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है और कैंटिलीवर बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, तो देखिए जो भी है उसका ये सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट के आधार पे है। कैंटिलीवर होने का मतलब भी सपोर्ट एक तरफ फिक्स है, कंटिन्यूअस मतलब मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन चीजों की बात करें, तो अगर पूरा सपोर्ट अगर हम लोग ध्यान में रखा जाए, तो अगर सिंपली सपोर्टेड ही स्लैब हो, स्लैब हो, कैंटिलीवर ही स्लैब हो, और अगर कंटिन्यूअस ही स्लैब हो, तब के केस में क्या हो जाएगी, तीनों के केस में, ये तीनों बीम था, ये तीनों स्लैब हो गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्लैब में स्टील की मात्रा बीम की तुलना में कम होती है। जैसे बीम में माना जाता है कि 1 से 1%, 1.5% तक स्टील होती है, लेकिन स्लैब स्टील में कम, स्लैब में स्टील कम होती है। तो जब स्टील का परसेंटेज जो है वो बढ़ता है ना, घटता है ना, तो उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब यहां पर एक चीज आप जान लीजिए, एक कर्व खींचा गया है, शाह और केले दो साइंटिस्ट थे, दो इंजीनियर थे, उन्होंने एक कर्व खींचा, किसके किसके बीच में, ये बढ़ रहा है किसका वैल्यू, परसेंटेज ऑफ स्टील, और ये वैल्यू बढ़ रही है मॉडिफिकेशन फैक्टर की, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर किसके लिए है, वो इन्हीं आंकड़ों के लिए। जैसे अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1.5 है, तो ये जो 20 है ना, वो 20 में 1.5 से गुणा होकर के 30 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये 30 कहां से आया, 30 20 का उसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो जब भी परसेंटेज देखिए काफी कम होता है तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हाई होता है, परसेंटेज जैसे जैसे स्टील का बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। अब आप मॉडिफिकेशन फैक्टर याद करिए, तब हर एक परसेंटेज पर कितना होगा, ये तर्क संगत नहीं है, थोड़ा सा तर्क संगत का मतलब कि अलग अलग परसेंटेज पर के की वैल्यू अलग अलग होगी, वो भी स्टील के अकॉर्डिंग भी अलग अलग, तीनों ग्रेड की अलग अलग स्टील होगी उसके अकॉर्डिंग भी अलग। ये तो एक स्टील का, तो इसको याद नहीं करना है, आप ऐसे परेशान हो जाएंगे। आप इसका कर्व देख सकते हैं, आपकी बुक में मिल जाएगा आपको आरसीसी के, कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील और यहाँ पर जो है वो
मॉडिफिकेशन फैक्टर के बीच में कर्व आपको मिल जाएगा। लेकिन इस कर्व को ज्यादा समझने के बजाय आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्लैब है, स्लैब में परसेंटेज कम होता तो ये ज्यादा होता, तो जब के ज्यादा होता तो इनके लिए 20 न होकर कुछ ज्यादा होती वैल्यू के से मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं लगभग वैल्यू लिख दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में काम आएगी, उसका यूज करिएगा आप। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर 20 के बजाय जब स्लैब होता सिंपली सपोर्टेड तो उसके लिए 30 हो जाता है, ठीक है। और यहां पर जब कंटिलीवर स्लैब होती तो उसके लिए 12 हो जाता, और कंटिन्यूअस स्लैब होती तो 26 वाला 40 हो जाता लगभग, ठीक है 40। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2A स्लैब होती तो परसेंटेज और कम होता है, तो 2A स्लैब का 35 हो जाता है, ठीक है ना। ये 1 वे का है 2A। अब 1 वे 2A स्लैब क्या है, जब स्लैब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अभी कि 1 वे स्लैब और 2A स्लैब में क्या अंतर है और क्या उनमें बातें हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि बेसिकली आपको इतना याद रखना है, और ये जो चीजें हैं वो इन्हीं का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा, एकदम सिंपल तरीके से चीजों को मैं बहुत खींच के नहीं बता रहा हूं, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, तो आप इनको चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं डिजाइन स्टेप्स की, ठीक है। डिजाइन स्टेप्स क्या क्या है आइए देखते हैं। अगर आप इनके आधार पे चाहें, देखिए अगर आप जानते हैं कि एल इफेक्टिव बाई D20 है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको एल इफेक्टिव बीम का अक्सर दिया रहता है कि बीम जिसका डिजाइन करना उसका पार्ट अगर मान लीजिए 5 मीटर है, तो आपको इतना तो पता चल गया ना कि इसका 250 से कम नहीं रख सकते हैं गहराई। तो आप गहराई जब मानिएगा तो कम से कम 250 से ज्यादा ही मानिएगा। तो आप पार्ट बटा 20 मत कर दीजिएगा, 10 12 15 पर करेंगे तो अपने आप गहराई ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 20 से ज्यादा नहीं करना है। आप ये भी तो लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ से एल इफेक्टिव बाई डी इज इक्वल टू दिया है ना 20, या 20 से ये जो है वो 20 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं चीजों को आप, ये आप समझ रहे हैं कि 20 से ये जो आनी चाहिए वैल्यू वो 20 से कम होनी चाहिए ना। ये तो आपने समझ लिया ना कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसका वैल्यू, इसका। तो इसका मतलब 20 से ज्यादा नहीं कम होना चाहिए या बराबर हो। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डी को उधर भेज दीजिए, डी और यहां 20 ला दी, यानी डी ज्यादा होना चाहिए किससे, एल इफेक्टिव बाई 20 से ज्यादा होना चाहिए किसको, डी को। डी ज्यादा होना चाहिए एल इफेक्टिव बाई 20 से। तो आप जब भी कोई एल इफेक्टिव दिया रहे बाई 20 करिए तो डी ज्यादा होगा। आप बाई 15 कर देंगे तो डी और ज्यादा होगा, बाई 10 कर देंगे तो डी और ज्यादा होगा। तो सेफ्टी क्या होगी डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। क्लियर है, बहुत गर्मी है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग इधर। अब डिजाइन की बात करते हैं हम लोग, डिजाइन में क्या कहानी हो रही है। डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सुटेबल साइज मानना होगा बीम का, ठीक है। बीम का सुटेबल साइज हम लोग कैसे मानेंगे, सबसे पहले डिजाइन स्टेप। अब हम लोग स्टेप की बात करते हैं, डिजाइन स्टेप, ठीक है। डिजाइन स्टेप में स्टेप नंबर 1 हम लोग बात करते हैं। क्या स्टेप नंबर 1, जरा बात देखिए ध्यान से। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 में एक एज्यूम करना है साइज को, एज्यूम अ suitable size of beam for calculating self load। हिंदी वाले लोग ध्यान से समझ लें इसको, कि ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने, हिंदी में सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला है कि खुद के भार, स्वयं के भार की गणना के लिए बीम का या धरन का एक न्याय संगत उसका आकार मान ले। ये पहला स्टेप है कि उसका एक न्याय, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में केवल स्टेप लिखने के लिए भी आ जाता है, तब आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, बोलेगा कि एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन के लिए स्टेप्स को समझाइए। तो पहला स्टेप क्या है, मान लें। दूसरा, अब कैलकुलेट सेल्फ लोड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड। तो आप जानते हैं, अब सेल्फ लोड और सुपर इम्पोज लोड कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, सुपर इम्पोज लोड तो पूरा जैसे आ रहा वो आएगा, मान लीजिए यूडीएल है तो उसको एक ही में जोड़ देंगे। सुपर इम्पोज लोड की कहानी क्या होती है, देखिए सेल्फ लोड जो होता है ना वो बंटा हुआ होता है। सुपर इम्पोज पॉइंट भी हो सकता है, मतलब जो सुपर इम्पोज मतलब बाहर से लगा वो पॉइंट लोड भी हो सकता है, और यूडीएल भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में यूडीएल होता है, तो मैं इसको यूडीएल मान ले रहा हूं अभी के लिए। अगर सुपर अलग से पॉइंट रहा तो उसको अलग लेना पड़ेगा। तो सुपर इम्पोज प्लस
यहाँ पर बीम की साइज हुई, मान लीजिए बीम की साइज है बी इंटू कैपिटल डी, पूरा डी लेंगे बीम का, क्यों? क्योंकि भार तो पूरा कवर सहित बढ़ेगा ना, बी डी इंटू 25, बी डी इंटू 1 करेंगे 1 मीटर का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 2500 यहाँ पर ले लिया आपने, और इन पूरे को आपने कैलकुलेट कर लिया। बी डी इंटू 25 क्या हुआ बताइए? बी इंटू डी इंटू 1 करेंगे तो उसका 1 मीटर का आयतन हो जाएगा। ये आयतन कहेंगे सर एरिया है तो गुणा 1 करिए, कोई मतलब नहीं है। आयतन गुणा ये कंक्रीट का घनत्व होता है, यानी डेंसिटी यूनिट वेट। तो आपका पूरा लोड पता चल गया। तीसरा, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, Q। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते समय हमेशा से देखिएगा, एक चीज मैं बेंडिंग मोमेंट भी कर सकता था लेकिन मैं पहले ही करना चाहता हूँ, इसका एक फायदा हो जाएगा हम लोग को। बेंडिंग मोमेंट पहले मत कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड मैंने आपको पढ़ाते समय जब इस चैप्टर का शुरुआत किया था तभी बता दिया था कि जितना लोड आ रहा हो उसके कुछ गुना ज्यादा लोड के लिए बीम का डिजाइन किया जाता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो कुछ गुना ज्यादा लोड में कितना लोड आ जाएगा, तो हमेशा जान लीजिएगा फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, फैक्टर्ड लोड कितना हो जाता है, फैक्टर्ड लोड कितना हो जाता है, तो ये होता है जो लोड आपका ये आया है ना टोटल, ये लोड जो आपका टोटल आया है, लोड आई इंटू लोड फैक्टर। लोड फैक्टर तो मैंने बताया था कि अलग अलग तरह के लोड के लिए, विंड लोड है, आपका स्नो लोड है, उसमें अर्थक्वेक लोड है, अलग अलग तरह के लोड के लिए अलग अलग लोड फैक्टर होते हैं। लेकिन हम लोग जनरली लोड फैक्टर की वैल्यू 1.5 ले लेते हैं, यानी फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, तो इस फैक्टर लोड की वैल्यू जनरली 1.5 ली जा सकती है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के लोड के लिए अलग अलग होता है लेकिन 1.5 ले सकते हैं। फिर चौथा स्टेप आपका जो आता है वो आता है कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। अब कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, कहानी बताइए जरा। तो आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू, और ये मोमेंट फैक्टर्ड मोमेंट है, आप चाहते ना तो जो 1.5 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं वो डायरेक्ट यहीं पर मोमेंट निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन लोड में करने से इसका ये फायदा है कि लोड को बढ़ाया जाता है, मोमेंट को नहीं। अब ये अलग की बात है कि आप लोड बढ़ाइए मोमेंट बढ़ाइए, बात एक ही आने वाली है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह है नहीं, मोमेंट का 1 डिग्री इक्वेशन है। तो सीयर निकालते समय इसमें फायदा हो जाता है। जब लोड को आप बढ़ाए रखते हैं तो लोड का यूज दो जगह होता है, लोड दो काम करता है। लोड एक तो अभी मोमेंट बढ़ाएगा, दूसरा ये सीयर में भी काम आएगा जब सीयर कैलकुलेट करेंगे उसका जांच करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में काम आएगा, इसलिए इसको एक ही बार लोड के साथ ही बढ़ा लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए ये लोड जो है वो W है, जो ये टोटल लोड है वो W है, सपोज कर लीजिए ये W है, और ये जो लोड आएगा आपका फैक्टर्ड लोड वो WU है, ठीक है। WU फैक्टर्ड लोड लिया जाता है, U फॉर अल्टीमेट या फैक्टर्ड, ठीक है। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा WU सुपर इम्पोज लोड, और ये दोनों अगर यूडीएल हो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके वजह से जो लोड आता है WU L स्क्वायर बाई 8 होता है। WU L स्क्वायर बाई 8 ये मोमेंट आएगा, क्यों? आप जानते हैं WL स्क्वायर बाई 8 होता है बेंडिंग मोमेंट, अगर यूडीएल फोर्स लगा हो तो यहां से आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपका आ गया कि अगर कोई बीम है उस पर लोड लगा है तो उसका सेल्फ लोड और लगे हुए लोड के कारण ये बेंडिंग मोमेंट उस पर आएगा। पॉइंट लोड के केस में नहीं, ये सब यूडीएल है, पॉइंट लोड होता तो फिर मोमेंट उसका अलग से निकालते और दोनों मोमेंट को आपस में जोड़ते। कब ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ पॉइंट लोड होते हैं कुछ यूडीएल होते हैं, दोनों का मोमेंट अलग अलग निकाल के उनको जोड़ना होता है। ये सिंपल केस है कि आप एम को इसमें जोड़ दिए। अब 4 स्टेप तो आपने पूरा कर लिया। अब बताइए, आपने बी और डी कुछ मान रखा था ना, सुटेबल साइज बीम का बी इंटू डी मान रखा था आपने ना। इस डी में कैपिटल डी अगर आपका कुछ है तो स्मॉल डी कुछ कवर हटा के आप निकाल सकते हैं। कवर कैसे मानना है, WSM में जाइएगा, लेक्चर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो मैं बार बार कह रहा हूं पहले उसको देखिए। सब छोटी छोटी बातें जो आपको यहाँ पर खटक सकती हैं वो वहां पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर इतना मोमेंट आ रहा है तो इस मोमेंट को, ये मोमेंट कहां से आ रहा है बताइए, MU है ना, MU का मतलब अल्टीमेट मोमेंट, इतना आ रहा है। इस मोमेंट को संभालता कौन है, अंदर से बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जानते हैं बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, आप जानते हैं कि रेजिस्टिंग मोमेंट कितना होता है, वो होता है QFCK/BD²। ये कहां से आया है, पीछे जाके फॉर्मूला देखिए पिछले सारे लेक्चर में, इसी LSM वाले में ही।
LSM में ये सब फॉर्मूला आएगा। ये वो मोमेंट है जो बीम अंदर से संभाल सकती है। अगर बीम की साइज ये हो और ये FCK और Q कांस्टेंट होता है जो स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है, तो बीम इतना मोमेंट संभाल लेगी। तो हम ये चाहते हैं, हमेशा हमारा ये चाहना है कि जो आने वाला मोमेंट है ना, ये तो बाहर से लोड के कारण आ रहा है और ये बीम संभाल रही है, तो आने वाला लोड कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए इसकी क्षमता से। ये क्षमता है, संभाल लेने की क्षमता है। तो हम ये चाहते हैं, यहां पर हम हमेशा क्या चाहते हैं कि QFCK BD स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ज्यादा या बराबर हो किसके, उस MU यानी WUL स्क्वायर, या MU ही लिख देता हूं मैं, उसको ज्यादा अच्छा रहेगा, MU का वैल्यू वहां से आ जाएगा MU, ठीक है। अब एक चीज बताइए यहाँ पे, मैं यहाँ पर लिखूं इसका मतलब कि अच्छा देखिए D तो आप मान ही चुके थे, तो आप या तो निकाल के देख लीजिए कि क्या इसका वैल्यू इससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं, और या फिर ये देख लीजिए कि जो D हमने कैलकुलेट किया, देखिए दो तरीका यहाँ पे है सिंपल सा, आप इसको समझ लेंगे तो कैसे भी कर लेंगे। आप करने का तरीका तो सीधा ये है कि मैं यहाँ ये लिख दूं कि D शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट MU बाई QFCK B। ये आया कि नहीं आया, देखिए D का अगर वैल्यू निकालेंगे इसमें तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे कि देखिए सबको नीचे भेजिए, D का रूट लगा दीजिए, यहाँ D का वैल्यू आ गया। तो कहेंगे सर D तो हमको पता था, आप D B रख दीजिए, देखिए MU का वैल्यू आप वो वाला रख देंगे जो आएगा उस फॉर्मूले से। Q क्या क्या होता है, Q की 3 वैल्यू होती है, यहाँ पर Q की वैल्यू 3 होती है, कौन कौन सी, Fe 250 के लिए ये कितना होता है 0.149 होता है, बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। Fe 415 के लिए ये 0.138 होता है, और Fe 500 के लिए ये 0.133 होता है। ये 3 वैल्यू होती हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। Q का Q पता चल गया, FCK कंक्रीट का ग्रेड दिया रहेगा, B आपने जो माना था वो रख दीजिएगा, और D एक निकल के आ जाएगा, यहाँ पे D निकल के वो आ जाएगा वैल्यू जो होना चाहिए, मतलब D शुड बी ग्रेटर देन दिस, जो आएगा ना, मान लीजिए D यहां पर आ गया 400 mm, तो इसका मतलब आपका जो D दिए हैं आप ना, अभी मान लीजिए आपने D की एक जो दिया है उसको मत रखिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, आपने सब कुछ रखा, तो आपको ये पता चला कि जो D यहां से आएगा, सपोज इधर आता है, सपोज करिए 400 आ गया, इसका मतलब जो D आपने दिया था पहले वो 400 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, 400 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। अगर आपका दिया गया 400 से कम है तो आपको फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा इस पूरे को। यहां पर आपका कंप्लीट होता है एक चरण डिजाइन का, मतलब बिना जांच किए, मतलब डिजाइन स्टेप को हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इसको मैं बोल ही रहा हूं बार बार, चाहे तो आप हिंदी में लिख लीजिए, चीजें एकदम आसान इंग्लिश में लिख रहा हूं, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से आप निकल जाए, अगर D आपका इस जो भी आए यहां से, वो अगर दिया गया D इससे बड़ा है तब तो ठीक है, तब तो जो है वो सही है, और अगर कम आता है तो आप फिर से सेक्शन को वहीं से दूसरा D मानिए और फिर से सारा कैलकुलेशन करिए, ठीक है। अब सारा नहीं करना पड़ेगा, कुछ बचाव हो सकता है उसमें आसानी के लिए, वो अब टेक्निक है मैं बताऊंगा आपको। यहां से अगर आपने इतना कर लिया डिजाइन वाला काम, तो फिर आपको, अच्छा यहां से दे दिया आपने, बीम बन गई, मान लीजिए D आपका सेटिस्फाई कर गया कि हमने जो B माना था, D माना था, वो सब सेटिस्फाई हो गया, तो केवल साइज पता चले, अभी छड़ों की मात्रा नहीं पता चली है। अब छड़ों की मात्रा कैसे पता चलेगी, तो स्टेप देखिए 4 हो चुका है, स्टेप 5 यहाँ पे। अब स्टेप 6 की बात करते हैं। स्टेप 6 क्या है यहाँ पे, स्टेप 6 है, उसमें छड़ें कितनी लगेंगी, ठीक है। स्टेप 6 जो आया वो आया, मान लीजिए रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट आप जानते हैं कि किसी बीम में रेनफोर्समेंट कैसा हो सकता है। पहला तरीका है रेनफोर्समेंट का कि बाहर से देखिए इतना लगाएं, बीम की साइज यानी कंप्रेशन में झेलने के लायक होता है, बीम किस साइज की होगी ये बताता है कि कंप्रेशन जोन कितना मजबूत है, ठीक है। अब यहां पर ये देखिएगा साइज कैसे, साइज आपने निकाल दिया कि हमारा साइज सेटिस्फाई कर गया, तो अब एक चीज और होता है ना कि MU का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 0.87 FYAST, और देखिए ये FYAST स्टील का एरिया स्ट्रेस हो गया। अब D माइनस 0.42 XU ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला स्टील के टर्म है, वो कंक्रीट के टर्म में था, ठीक है। तो अब यहां पर से AST की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। AST क्या हो जाएगा बताइए, तो कहेंगे MU अपॉन 0.87 FY
देखिए AST को बाकी को नीचे और D माइनस 0.42 XU। अब XU तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर जब सेक्शन बैलेंस होता है तो XU XU मैक्स के बराबर होता है। अगर सेक्शन बैलेंस ना हो तो फिर आपको यहाँ पर रियल XU रखना पड़ेगा, और रियल XU आप जानते भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इफ सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर तो हो नहीं सकता, आप जानते हैं इसके केस में अंडर रेनफोर्स्ड, देन XU विल बी, XU का फॉर्मूला याद है आपको, कुछ हमने बताया था, इसका फॉर्मूला था आपका जब हम पढ़ा रहे थे XU को निकालने का तरीका, तो XU का फॉर्मूला क्या था, 0.36, एक मिनट, 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FCKB, ये फॉर्मूला था इसका XU का, ठीक है। अब इसमें सब कुछ रखेंगे आप यहीं पर XU का वैल्यू, तो XU मैक्स मत रखिए, XU तो आप जानते नहीं कितना होगा, तो आप इस पूरे को रख दीजिए। आपको एक फॉर्मूला देखिए ये लगेगा जब सेक्शन बैलेंस हो, और बैलेंस अगर नहीं बन रहा है, कब बैलेंस नहीं बनेगा, देखिए लगाना बंधु आपको यही वाला है, ठीक है। ये मैं केस बता रहा हूं स्टेपिंग में, दिक्कत तब आपको ये कर सकता है जब सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड बनने लगे। मान लीजिए आपने सेक्शन बनाया, बी और डी आपका कभी कभी क्या होता है काफी कम, मान लीजिए बी डी काफी कम आ गया, 200 आ गया, ठीक है, और आप जानते हैं कि 250 के नीचे अगर हम देंगे तो वो डिफ्लेक्शन में फेल हो जाएगा, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप 250 दें कम से कम, ठीक है ना। और अगर आप 250 देते हैं तो बीम की साइज की जरूरत थी 200 की, आपने दे दिया 250, तो एक चीज बताइए, फिर स्टील भी ज्यादा दे देंगे। मान लीजिए बीम तो बढ़ाए, अब स्टील भी ज्यादा देंगे, तो अगर इस मोमेंट जितना आ रहा था उसके लिए 200 मिलीमीटर का गहराई काफी था, आपने दे दिया 250 का, तो इसका अर्थ समझ रहे हैं, 250 देने में आपने एक चीज किया कि बीम की साइज को जरूरत से ज्यादा बना दिया। अब कम से कम छड़े तो मत दीजिए जरूरत से ज्यादा, और छड़े अगर आप आवश्यकता अनुसार ही देते हैं 200 के अकॉर्डिंग, तो बताइए साइज बीम की बड़ी हुई और छड़े पुराने अकॉर्डिंग ही दी जाए तो फिर वो सेक्शन कैसा होगा, उसमें छड़ों की मात्रा 250 के हिसाब से तो कम होगी, क्योंकि 200 के हिसाब से आपने दिया। छड़ भी 250 एक तो बढ़ाना मजबूरी थी क्योंकि डिफ्लेक्शन हो जाता अगर कम गहरा होता तो। अगर आप इस हिसाब से इसको सोचें तो फिर आपने 250 दिया, तो छड़ों को उसके अकॉर्डिंग अगर कम देते हैं तो वो सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड बनेगा। यही एक कंडीशन है जिसके केस में हम लोग डिजाइन करते हैं तो सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड बन जाता है मजबूरी में, जब हम साइज को ज्यादा कम नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज पता चला हमें, आखिर देखिए ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल में ना यही काम हो जाएगा यहीं से, ठीक है। लेकिन अगर अंडर एनफोर्स्ड बनता है तब के केस में जब आप इसका डी माइनस, अब इसको आप जानते हैं डी माइनस 0.42 XU मैक्स होता है, तो जानते हैं मजे की बात कि XU की वैल्यू यहीं से आप निकालेंगे, तो ये इसको डिवाइड करेंगे जब आपस में ये, तो क्या आ जाता है, पहले देखिए 0.42 तो आएगा ये वाला। अब XU यहां पर अगर आप रखते हैं XU मैक्स की जगह, बैलेंस है तब तो XU मैक्स हो जाएगा यहां पर XU मैक्स, लेकिन अगर XU मैक्स की जगह XU रखते हैं तो हम XU की ये पूरी वैल्यू यहां रख दें, तो ये जब डिवाइड करेंगे ना 0.87 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 2.417 FYAST अपॉन FCKB। तो आप मजे की बात देख रहे हैं, ये तो वहां वाला है ये, और ये डिवाइड करने पे आया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने आप 1 हो जाएगा, यानी XU जो आपका D माइनस 0.42 XU लिखे हैं, अब AST की वैल्यू अंडर एनफोर्स्ड के केस में MU डिवाइडेड बाई 0.87 FY, और यहाँ पर D माइनस 0.42, यहाँ पे XU नहीं है, ये 0.42 XU है, ये पूरा 0.42 और ये XU पूरा, तो यहाँ पर डी पूरा रख दीजिए, तो क्या बच रहा है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ FYAST अपॉन FCKB, ठीक है ना। आपको यहाँ से पता चल गया कि AST का फॉर्मूला ये वाला भी लग सकता है, कब ये लगेगा, कब जब सेक्शन बैलेंस होगा, ये लगेगा कब जब सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड होगा। आपका सेक्शन ज्यादातर बैलेंस बनेगा, चिंता मत करिए, आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अंडर बना तो ये लगा लीजिएगा। अब ये बन गया तो यहां से भी AST निकल गया। अच्छा, AST निकालने का ये 2 तरीका तो हुआ ही, और भी आसान तरीका था AST निकालने का कि बैलेंस के केस में, देखिए अंडर होगा तब तो यही लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस के केस में जानते थे जब बैलेंस कब होता है, जब स्टील की क्वांटिटी परसेंटेज में बराबर हो, तो उस समय क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए 0.414, याद है जब बैलेंस हम लोग कर, इसको यहां लिख देता हूं मैं,
परसेंटेज स्टील जो होता था, याद करिए, इसी के पहले हमने जब डिराइव करा रहा हूं स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में ना, तो मैंने उसी समय इसका फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ उसमें, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स परसेंटेज स्टील पी परसेंटेज लिमिटेड का या पी लिमिटेड का, तो वो कितना होता है लिमिटेड पी का बैलेंस हो सेक्शन, कोई भी बैलेंस सेक्शन में, तो ये होता है 0.414 एफ सी के एक्स यू मैक्स अपॉन एफ वाई इंटू डी। ये फार्मूला होता है किसका, पी लिमिटेड का। तो पी लिमिटेड से भी आप इसका परसेंटेज पता चलेगा, और परसेंटेज पता आएगा यहाँ पे परसेंटेज, तो मान लीजिए आ गया 1%, तो 1% किसका, पूरे सेक्शन का 1% स्टील दे देंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर है, बैलेंस के केस में दोनों लगा सकते हैं आप, वो भी लगा सकते हैं ये भी लगा सकते हैं। अंडर हो तो फिर यही लगाना पड़ेगा। कहेंगे सर आप इतना लंबा खींच डाले, क्या करें, लिमिट स्टेट मेथड में इतने फॉर्मूले हैं, अगर आप ध्यान से वर्किंग स्ट्रेस को नहीं पढ़े हैं तो आप इन फॉर्मूलों को याद भी नहीं कर पाएंगे, और याद करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता भी नहीं है। कोड ले जाना अलाउ नहीं है आरसीसी में। स्टील में आप पढ़ेंगे डीएसएमएस में तो ले जाना अलाउ है, इसमें ज्यादा कोड को आपको ले जाने नहीं दिया जाता है। तो ये सब फॉर्मूले आप डब्ल्यूएसएम जब पढ़ेंगे या इनका डेरिवेशन देखेंगे ना, तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए आपने छड़ें भी दे दी, जितनी छड़ें आई, मान लीजिए यहाँ पे एएसटी आ गया, ठीक है ना। तो एएसटी, अब नंबर ऑफ बार क्या होगा, नंबर ऑफ बार कितना स्टील देना है आपको, स्टील एएसटी निकल गया, मतलब एरिया ऑफ स्टील निकल गया। आप जानते हैं कि आप एज्यूमिंग सुटेबल डाया का मतलब सुटेबल डाया, मान लीजिए एएसटी की वैल्यू जो आई, एएसटी मान लीजिए सपोज कर रहा है, ये है नहीं, एएसटी सपोज करिए 800 आया, 800 स्क्वायर एमएम। तो हम जानते हैं कि अगर 16 एमएम का डाया देते हैं छड़ का, 16 एमएम का, तो 16 एमएम की एक छड़ का जो एरिया होता है ना, क्रॉस एरिया, वो 200 के आसपास होता है। तो 800 और बटा 200 करेंगे, 4 छड़ें लग जाएंगे। यानी आपको नंबर ऑफ बार जब निकालना होता है, नंबर ऑफ बार, तो आता है एएसटी अपॉन ए1। ए1 क्या है, एरिया ऑफ सिंगल बार। यहां से आपका नंबर ऑफ बार आ जाएगा। अब देखिए, आपने बीम की साइज भी बता ली, आपने क्या बता लिया, उसका एरिया भी बता लिया। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, यहां से पूरा डिजाइन हो चुका। अब इनकी जांच करनी है। जांच कैसे करनी है, शियर में और बॉन्ड में, ठीक है। ज्यादातर आपका लिमिट स्टेट मेथड से आया ना, तो बॉन्ड तक मत जाइएगा जांच करने, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत लंबा हो जाता है, एग्जाम में लग जाएगा आपको 40 मिनट 45 मिनट इसी में, तब आप फिर परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड में चेक मत करिएगा, आप खाली शियर में करके छोड़ दीजिएगा। बॉन्ड में भी कर सकते हैं। शियर चेक मैं आपको बता दूं, शियर चेक में क्या होगा, आप जानते हैं पिछला चैप्टर डब्ल्यूएसएम में मैंने इसको पूरा समझाया है, इसमें कुछ नया नहीं है। डब्ल्यूएसएम में पूरा समझाया हूँ, शियर चेक क्या है चैप्टर पूरा बताया हूँ, इसमें मैं चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, वो उसी चैप्टर में चीजें अलग होंगी। जैसे अब इसमें सबसे पहला स्टेप शियर चेक में क्या होगा, आपने पूरा न्यूमेरिकल अभी नहीं लगाया है, अभी केवल बीम का साइज पता चला और छड़ों की मात्रा। चेक लगाएंगे जब आप, तो चेक में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मतलब सेक्शन पर शियर स्ट्रेस निकालिए, दैट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। वी यू क्या है बताइए, वो जो लोड आपने निकाला था ना, फैक्टर्ड लोड मान लीजिए अगर W होता तो स्पैन में L से गुणा करते बाई 2, यही तो एक सिरे पर लोड होता है रिएक्शन। आप कोई बीम है ऐसे बताइए, इधर इधर सपोर्ट लगे हैं, इस पर W लोड लगा है, तो इसके इस सिरे पर कितना आएगा, WL/2, इधर भी WL/2, ठीक है ना, WL/2 इधर भी आएगा। तो ये तो W के केस में ना, लेकिन W तो 1.5 से गुणा हो जाता है और ये बन जाता है WU, तो इसीलिए यहां पर ये WUL/2 तो जो VU होता है वो कहीं ना कहीं, नॉर्मली तो VU जो होगा, लेकिन अगर यूडीएल लोड लगा हो तो ये WUL/2 होता है, ठीक है, अपॉन BD मतलब एरिया है, ठीक है ना। तो शियर फोर्स आ रहा है VU। देखिए जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में इनका मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, तो चीजें आपको एकदम क्वाइट क्लियर हो जाएंगे। अब ये न्यूमेरिकल तो आज के लेक्चर में नहीं लग पाएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको लगा के आपको दिखाऊंगा। आज के लेक्चर में केवल स्टेपिंग समझ लीजिए, ठीक है। WUL/2 इसका ये हो गया BD का वैल्यू। अब यहाँ पर दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे दूसरा टाउ भी कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट टाउ C on the basis of
परसेंटेज स्टील एंड ग्रेड, ठीक है ना। आज जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ कितना भी लीजिए, जब तक आप ये न्यूमेरिकल नहीं समझेंगे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही समझते हैं, तो फिर और नहीं समझ में आएगा, दोनों को आपको देखना ही पड़ेगा, लेक्चर को पूरा समझिए। आरसीसी लंबा है, न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। टाउ सी कैसे कैलकुलेट होता है आप जानते हैं, टाउ सी टेबल में दिया रहता है। अगर आपको परसेंटेज स्टील पता है कि हमारे सेक्शन में कितना परसेंट स्टील है, तो परसेंटेज स्टील कैसे पता चलेगा, तो पी परसेंटेज जो होता है वो होता है AST अपॉन BD इंटू 100, यहां से आप पता कर लेंगे परसेंटेज। ग्रेड तो कंक्रीट कौन सा यूज किए दिया रहेगा, जाके टेबल से पढ़ लेंगे टाउ सी कितना है, टाउ सी की वैल्यू पता चल जाएगी, किताब में एक टेबल बना होगा पी परसेंटेज और टाउ सी के बीच में पता चल जाएगा। अब आपको चेक करना होता है कि क्या टाउ सी टाउ बी में कौन ये आ रहा है और ये सेक्शन की क्षमता है, तो आपको निकालना पड़ेगा वी डिजाइन शियर फोर्स। तो आप इसके लिए करते हैं V माइनस टाउ सी BD, याद है WSM में ही मैंने बता दिया था, ये जो VU है VU माइनस टाउ सी BD, टाउ सी BD सेक्शन 1 स्क्वायर मिलीमीटर पर टाउ सी संभाल सकता है, एरिया पूरा उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो VU माइनस टाउ सी BD हमने कर दिया। यहां से वो VD निकला, ये VD क्या है, VD वो शियर फोर्स है जो सेक्शन झेल नहीं सकता, सेक्शन इतना झेल सकता है और आ रहा है VU आ रहा है और टाउ सी BD सेक्शन झेल सकता है, तो इसका मतलब VD आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर VD की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी इसका वैल्यू कुछ है, तो आप तुरंत जाएंगे डिजाइन करेंगे। अब यहां पर अगला चौथा स्टेप हो जाएगा एज्यूमिंग सुटेबल डाया ऑफ स्टीरअप बार, ठीक है ना। स्टीरअप बार क्या होती है, सब WSM वाले लेक्चर में समझा दिया हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले उसको कंप्लीट करिए 10 लेक्चर, उसके बाद LSM पर आइएगा। अब स्टीरअप का डाया मान लीजिए आपने 5 मान लिया है, तो उसका एरिया जो हो जाएगा, जो ASB अगर 2 लेग्ड यूज कर रहे हैं, ASB बराबर, अगर 2 लेग के केस में यहां पर मैंने लिख दिया है 2 लेग्ड, तो केस में ASB का वैल्यू उसके दोनों का एरिया यानी 2 इंटू π/4 फाई स्क्वायर, यहां से इसका एरिया ASB आ जाएगा। अब सुटेबल डाया, एज्यूमिंग सुटेबल डाया, स्पेसिंग क्या हो जाएगी, स्पेसिंग का फॉर्मूला उसमें था WSM का था सिग्मा ST ASB इंटू D अपॉन V, लेकिन वहां पर सिग्मा ST तो उसका WSM का स्ट्रेस था, इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.87 FY, 0.87 FY, ये इसमें का स्ट्रेस है, ASB D और V की जगह VD ये वाला हो जाएगा। यहां से आ जाएगी स्पेसिंग जो भी आए, फिर कोड से पार्थ आवाज आती है कि स्पेसिंग कभी भी 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 0.75 D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर S मैक्स, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है S मैक्स का, याद है 0.87 FYASB अपॉन 0.4 B। इन तीनों में से जो सबसे कम हो, इसको भी चारों कह लीजिए, बल्कि आप 1 2 3 4, ये तो आपने कैलकुलेट किया, मान लीजिए ये आपका आ गया 415 mm आ गया, मान लीजिए ये 415 और ये 300 है, आप 0.75 इसकी गहराई रखें, ये आ गया 315 और इसका कैलकुलेट करिए, ये आ गया 700, तो बताइए कौन सा दिया जाएगा। 415 आपने कैलकुलेट किया है, 315, ये 300 वाला सबसे कम है, इसलिए वो दिया जाएगा। एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, लिखना तो आपको यही है कि इनमें से जो सबसे कम है वो दिया जाएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ एक न्यूमेरिकल जांच के साथ में। अभी बॉन्ड की जांच बची है, बॉन्ड को करना भी नहीं एग्जाम में, अगर आएगा तो ये काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको डिजाइन करने के लिए आए तो हमेशा आप उसका साइज निकालेंगे, रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आप सीयर में जांच कर दीजिएगा, आपके एग्जाम में इतना सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी किया है ना बंधु, अगर उसका आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपका पूरा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। जैसे आपने किस साइज की बीम बनाई, वो साइज, उसमें कितनी छड़ें लगाई हैं अभी निकाला था आपने, वो छड़ें दिखाना जरूरी है, कितनी कितनी दूरी पर स्टीरअप लगाए, वो सब का अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं आप, तो आपका सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा, ये जान लीजिए, एक भी नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा, ये समझ लीजिए आप। इसलिए अब अगले चैप्टर में, अगले लेसन, इसमें लेक्चर में मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और ये जितना भी स्टेप आपने किया है वो आपको और ज्यादा क्वाइट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, अब आरसीसी का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।